ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, लेकिन जो हमारा 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ओके, वो स्टार्ट करने के पहले जो 11th के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, ओके, वो पहले मैं आपसे क्या करना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, तो जो आज का हमारा पहला लेक्चर रहने वाला है, ओके, दैट विल बी द रिवीजन लेक्चर, ओके, ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, ओके, विच वी हैव कवर्ड इन 11th। ओके, तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके पास 11th की टेक्स्ट बुक होगी, ओके, या फिर पीडीएफ फाइल्स होगी, तो उसको क्या करना है, ओपन करके रखना है। ठीक है, और उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक है वो आपने निकालना है। ठीक है, तो अभी जो 12th का यहाँ पे टेक्स्ट बुक है, ओके, उसको मैं क्या करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ, और ये आपका 11th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक है, ठीक है, यस, तो वो मैंने ओपन किया हुआ है। ओके, यस। अब बेसिकली अगर आप इंट्रोडक्शन में ही देखेंगे, ओके, तो जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने क्या किया हुआ है, उसको हाईलाइट करके रखा हुआ है। ओके, तो पहले तो आपको ये समझना है व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी चार्जेस रेस्ट पे है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या करता है, उसको स्टडी करता है। तो बेसिकली वो क्या स्टडी करता है, तो हम लोग बोलते हैं एक सिंगल चार्ज भी रेस्ट पे हो सकता है, या फिर मल्टीपल चार्जेस भी रेस्ट पे हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, जहां पे मल्टीपल चार्जेस रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज, ओके, सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, इस तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या स्टडी करता है, ओके, तो ये जो सिंगल चार्ज है या फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ओके, ये अपने आजू बाजू कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले वो ये स्टडी करता है। ओके, सेकेंडली अगर हम लोग बोल रहे हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ओके, यानी टू और मोर चार्जेस हैं, तो ये चार्जेस के बीच में, ओके, के बीच में है, ओके, वेदर देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और अगर वो रिपल्शन एंड अट्रैक्शन, ओके, फोर्सेस अवेलेबल है, ओके, यानी रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर अवेलेबल है, ओके, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या है, ओके, तो वो सब जो है हम लोग किससे स्टडी करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, उसके अलावा, ओके, कुछ ऐसे कंसेप्ट है जैसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ओके, तो बेसिकली क्या बताते हैं, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यानी हम लोग बोलते हैं अगर कोई यूनिट चार्ज एक बड़े चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, ओके, तो उसके ऊपर क्या फोर्स एक्ट होगा, ओके, यानी हम लोग जिसको बोलते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, यस, एनीवे व्हाट विल डू इज, ये पहला वाला डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद स्टैटिक चार्जेस, ओके, द फोर्सेस बिटवीन देम एंड द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसमें एक और कंसेप्ट आपने ऐड करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ओके, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एनीवे इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ओके, जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करता हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये ने जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर मैं बोलूँगा चार्जेस विच आर एट रेस्ट। अब ये चार्जेस विच आर एट रेस्ट, ये बेसिकली डेवलप कैसे होते हैं, ओके, या डिपॉजिट कैसे होते हैं, वो हमको समझना है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं देयर आर सर्टन पेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस, ओके, नॉट ऑल द पेयर ऑफ सब्सटेंसेस। मैं ऐसा बोलूंगा देयर आर सर्टन पेयर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस which when, okay, rubbed against one another, okay, one of the substance have tendency to lose electron and other substance, okay, have tendency to gain electron। okay, जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो अपने ऊपर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि एटम जो रहता है, ओके, अगर हम लोग सब्सटेंस को एटॉमिक लेवल पे देखें, ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एटम क्या रहता है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही क्या है, प्रोटॉन्स है। तो अगर वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है आउटरमोस्ट ऑर्बिट की, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और उसके ऊपर क्या डेवलप होता है, तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, और जो दूसरा वाला सब्सटेंस है, ओके, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होते हैं, हम लोग बोलते हैं उसके ऊपर क्या डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये सब आप लोगों ने स्कूल लेवल पे भी सीखा हुआ है। ओके, यस, इसका कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर ही होगा ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। ओके, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पार्ट है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। When certain dissimilar substance like fur and amber or comb and dry hair, okay, yes, dry hair यानी मेरे लिए beard, okay, obviously, okay, are rubbed against each other, electrons get transferred to the other substance making them charged। okay, यानी हम लोग बोलते हैं कि जब ये दो अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस, ओके, एक दूसरे को रब करते हैं, ओके, या एक दूसरे के अगेंस्ट क्या हो रहा है, उनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अगर वो एनर्जी मिल जाती है, ओके, यस, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं, वो एटम को क्या कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, और दूसरे सब्सटेंस पे आके क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, इसके वजह से हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, अब इसमें एक और कंसेप्ट है जो आपको समझना है,
ओके। बी से ये बाकी का आप एक बार पढ़ लेना क्योंकि 11th के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यस। लेकिन जो इसमें एकदम जो बोलते हैं ना कि आपको जो 12th में यूज होने वाला है, ओके, वो सब कंसेप्ट मैं आपको अभी क्लियर करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोलेंगे चार्ज इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, यस, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव सिमिलर टू मास। ओके, उसको हम लोग एज अ स्केलर करके क्या करेंगे, ट्रीट करने वाले हैं। ओके, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू व्हाट? द algebraic sum of all the electric charges distributed on different parts of the object. Okay, yes, यानी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है। मैं बोलूंगा जो ओवरऑल चार्ज है बॉडी पे वो कैसे निकालेंगे? तो जितने भी चार्जेस है उसका हम लोग क्या करेंगे, समेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है। ओके, यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर नहीं करते। ओके, यहाँ पे हम लोगों को पोलैरिटी भी कंसिडर करनी है। ओके, पोलैरिटी यानी हम लोग बोलते हैं कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम लोग बोलते हैं कि it may be pointed out that by taking the algebraic sum, the sign, okay, that is either positive or negative of the electric charges must be taken into account. Okay, अब इसका मतलब क्या है? इमेजिन करो, हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं एक बॉडी है उसके ऊपर 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करता हूँ और 3 कूलम नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट करता हूँ। ओके, लेट अस से 5 कूलम जो है, ओके, मैंने क्या किए हुए प्रोटॉन्स उसके ऊपर डिपॉजिट किए। प्रोटॉन्स यानी क्या? H प्लस आयंस। समझ में आ रहा है आपको? ओके, हाइड्रोजन के मैंने क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। तो जो H प्लस आयन है वो बेसिकली क्या है? इट इज अ प्रोटॉन। ओके, यस, बेसिक आइसोटोप ले रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन का। ओके, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है। ओके, तो उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो जो अवेलेबल रहेगा वो क्या रहेगा? सिंपली इट विल बी H प्लस आयन और यू कैन से अ प्रोटॉन। ओके, तो ऐसे प्रोटॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, या ऐसे हाइड्रोजन आयन को हम लोग ऐसे 5 कूलम का क्या कर रहे हैं? ओके, पॉजिटिव चार्ज एक ऑब्जेक्ट पे डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, और साइमल्टेनियसली मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट कर रहा हूँ जिसका वैल्यू क्या है? मैं बोलूंगा -3 कूलम। तो +5 कूलम -3 कूलम। ओके, हम लोग बोलेंगे नेट चार्ज कितना रहेगा? इट विल बी ऑफ +2 कूलम। ओके, 5 - 3 विच इज 2 कूलम। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, द एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज। ओके, ये क्लियर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी क्या? तो हम लोग बोलते हैं कि ओके, बेसिकली अगर मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जाता हूँ, ओके, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉन हो गया, ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं? तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जो एक प्रोटॉन है उसके ऊपर जो चार्ज रहता है दैट इज +1 E। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज -1 E। ये तो हम लोगों ने सीखा हुआ है। ओके, लेकिन इसका वैल्यू क्या है? तो हम लोग बोलते हैं इट इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज, अगर -1 E चार्ज है तो इट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्लियर है? आपको एक बात बस ध्यान में रखनी है। ओके, यस, यहाँ पे ये साइन लगाना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यस, आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, तो जैसे प्रोटॉन के लिए हम लोगों ने पॉजिटिव साइन लगाई है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? नेगेटिव साइन लगाई हुई है। ओके, सो चार्ज ऑन प्रोटॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन मैं ऐसे बोलूंगा, +1 E is what? +1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, and charge of electron is -1 E, which is -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Okay, अब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया हम लोगों ने। अब 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया है, कैसे किया होगा? तो हम लोगों ने -1 कूलम का क्या किया होगा? नेगेटिव चार्ज उसमें से निकाला होगा, यानी उसके जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ओके, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले होंगे, और वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नेट चार्ज कितना होगा टोटल? इट विल बी -1 कूलम। ये आपको आ रहा है समझ में? तो वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे? ओके, इफ, अभी सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ओके, चार्ज ऑफ 1 E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, मैं बोलूंगा लेट चार्ज ऑफ n E यानी n टाइम्स E बी इक्वल टू व्हाट? 1 कूलम। इसको अगर रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा, ओके, 1 E इंटू 1 कूलम इज इक्वल टू n E इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। n टाइम्स E, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ओके, n प्रोटॉन या n इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अभी फिलहाल मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ओके, ऐसा एज्यूम करते हैं अगर मैं n इलेक्ट्रॉन्स निकालता हूँ तो मैं कितना चार्ज उसमें से निकालूंगा? -1 कूलम का। ओके, n प्रोटॉन अगर निकालता हूँ
ओके, तो कितना चार्ज मैं निकालूंगा, n इंटू प्लस सी, ये आपको आ रहा है समझ में। एनीवे, इसको अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 इलेक्ट्रॉन इंटू कूलम। ओके, अब आप बोलोगे सर ये जो इलेक्ट्रॉन और कूलम है ये क्या है, तो मैं बोलूंगा दे आर बेसिकली व्हाट, ओके, यूनिट्स ऑफ चार्जेस। ओके, तो आप बोलोगे सर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे दिस विल बिकम n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, ओके, कूलम। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, यस। अगर मैं इसको अभी सॉल्व करता हूँ तो मैं बोलूंगा दोनों साइड से जो यूनिट्स है वो क्या है, सेम है। ओके, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये कैंसिल हो रहा है। ओके, यस, या सिंपली अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि जो न्यूमरिकली है, ओके, मैं बोलूंगा n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू वॉट, 1। तो मैं बोलूंगा n इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको रीअरेंज किया तो मैं ऐसे बोलूंगा दिस विल बिकम 10⁻⁻19, ओके, 10⁻⁻19 ऊपर जाके 10⁻+19 हो गया अपॉन 1.6। ओके, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6 विच इज नथिंग बट इक्वल टू, यू कैन से 100 इंटू 10⁻18, ओके, अपॉन 16। अब यहाँ पे क्या किया है मैंने, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 10 का क्या हो गया, 100 हो गया, और ये 1.6 का क्या हो गया, 16 हो गया। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, यस, हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी 16 1 16 वॉट 16 6 96, रिमाइंडर कितना आएगा 4, 16 2 32, रिमाइंडर कितना रहेगा, ओके, 8, 16 5 80। तो हम लोग क्या बोलेंगे, n का वैल्यू आपको कितना मिला है, इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। इसका मतलब क्या है, तो मैं बोलूंगा 6.25 इंटू 10⁻, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, 10⁻18 electrons when removed from a substance। बेसिकली आप क्या रिमूव कर रहे हो, -1 कूलम का चार्ज रिमूव कर रहे हो। ओके, यस, और ऐसे इसमें हम लोग बोलेंगे सब्सटेंस डेवलप्स +1 कूलम ऑफ चार्ज। ये आपको क्लियर है। तो ये कंसेप्ट क्या है ना, बहुत ईजी है। आप लोग बोलोगे सर ये सब हमको आता है, आप ये क्यों सिखा रहे हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ओके, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि उनके ये सब कंसेप्ट क्या है, लैकिंग है। ओके, एनीवे, ये आपको ध्यान में रखना है। आपके टेक्स्ट बुक में भी बेसिकली अगर आप देखोगे 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में वही दिया हुआ है, यूनिट ऑफ चार्ज इज डिफाइंड इन आर्टिकल 10.4.3। सिंस लोग बोलेंगे 10.4.3 जो है वो आगे देखेंगे, सिंस प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, ओके, we say the charge on an object must be integral multiple of plus or minus e। ओके, यानी बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि कोई भी जो चार्ज रहता है, ओके, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज व्हाट, ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके, बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, यस। एनीवे, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, when a glass rod is rubbed with silk a charge of 1 microcoulomb, okay, 10⁻⁻6 coulomb appears, okay, on the glass rod or silk. Since elementary charge E is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, okay, the number of elementary charges on the glass rod will be, okay, यानी आपको n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ रहा है, 6.25 into 10⁻12। इसके पीछे रीजन क्या है, तो हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था वो 1 कूलम का लिया था। ओके, यस, तो आपके टेक्स्ट बुक में एक ऐसे एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे विच इज ऑफ, इसलिए मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ। ओके, ऐसा बोला हुआ है कि ग्लास और सिल्क एक दूसरे के अगेंस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, या जो सिल्क क्लॉथ है, ओके, वो ग्लास रॉड के ऊपर रब कर रहे हैं। जो ग्लास रॉड है, ओके, इट इज गोइंग टू लूज सम इलेक्ट्रॉन्स, और वो कितना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, 10⁻⁻6 कूलम। ओके, तो हम लोगों को क्या निकालना है, बेसिकली n का वैल्यू निकालना है। तो अगेन सेम टेक्निक है, मैं बोलूंगा लेट n इलेक्ट्रॉन्स बी इक्वल टू व्हाट, 10⁻⁻6 कूलम। ओके, बाकी सब कुछ सेम है, तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ओके, n इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁻90 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम एज n इज इक्वल टू, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻90। अब इसका वैल्यू है हमारे पास, ओके। इसका वैल्यू कितना निकाला हुआ है हम लोगों ने पहले ही, इट कम्स टू बी 6.25 इंटू 10⁻18, ओके। तो आपका n क्या हो जाएगा, ये 1.6, ये जो पार्ट है पूरा, ओके, ये RHS पे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ओके। 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू 10⁻⁻6, ओके। ये बन जाएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻12, ओके। वही आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। 10⁻⁻6 कूलम चार्ज, ओके, अगर डेवलप होता है पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, तो हम लोग बोलेंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहेंगे या कितना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहेगा, इट विल बी 6.25 इंटू 10⁻12, ओके। तो वो जो 1 माइक्रो कूलम है, माइक्रो यानी कितना, 10⁻⁻6, वो फैक्टर की वजह से यहाँ पे 6.25 इंटू 10⁻12 आ रहा है। अगर सिर्फ 1 कूलम होता, 1 माइक्रो कूलम के जगह पे, तो आंसर होता है 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। ये क्लियर है, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। मैं चाहूंगा कि इसको एक बार आपने क्या अच्छे से लिख लेना है, ओके। 6.25 इंटू 10⁻18, दिस इज फॉर द चार्ज ऑफ 1 कूलम, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। एंड 1 माइक्रो कूलम के लिए जो आंसर है वो आपका ये है, ठीक है। यस, एनीवे अगले कंसेप्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो अगला कंसेप्ट है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके। यस, तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, कि अगर कोई, ओके, दो सब्सटेंसेस को हम लोग रब कर रहे हैं, ओके, तो अगर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो रहेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, ओके, जो दूसरा वाला सब्सटेंस है हम लोग बोलेंगे उस पर इक्वल नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, ओके, डिपॉजिट हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। यस, बोलने का मतलब क्या है, एज ए होल अगर जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, जो दोनों हम लोग बोल रहे हैं सब्सटेंसेस है, उनको अगर मैंने साथ में लिया, ओके, तो जो नेट चार्ज रहेगा, ओके, बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, ओके, 0, ये आपको ध्यान में रखना है। बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेट अस से एक ऑब्जेक्ट हम लोग रब कर रहे हैं, ओके, दूसरे ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, तो एक ऑब्जेक्ट पे अगर 5 कूलम का पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो डेफिनेटली दूसरे ऑब्जेक्ट पे -5 कूलम का चार्ज डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। यस, तो ऐसे केस में अगर मैं दोनों को एक साथ कंसिडर करता हूँ, ओके, तो मैं बोलूंगा जो नेट चार्ज दोनों पे है एक साथ, दैट विल बी व्हाट, 0 कूलम, ओके। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिकली वही बोलता है, ओके, द नेट चार्ज बिफोर रबिंग इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, नेट चार्ज आफ्टर रबिंग, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओके। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसमें और कुछ ज्यादा डिस्कस करने ऐसा नहीं है, ओके। यस, इतना ध्यान में रखना है आप लोगों ने, ओके। यस, चाहिए तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन एनी गिवन फिजिकल प्रोसेस चार्ज में गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट of the system to the another, but the total charge in the system remains constant, okay. For an isolated system the total charge cannot be created nor destroyed. In simple words, the total charge of an isolated system is always conserved, okay. ये पूरा मैं क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ओके। जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अगर आप ये नोट कर लोगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। यस, अब इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज अबाउट कूलम्स लॉ, ओके। यहाँ से आपका मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है स्टार्ट होता है, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। Coulomb's law is a fundamental law, okay, governing interaction between charges at rest, okay. Interaction between charges at rest का मतलब क्या है, okay, तो हम लोग बोलेंगे जो उसके बीच में इंटरएक्टिव फोर्सेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ओके। यस, तो वो गवर्न करने के लिए या वो डिफाइन करने के लिए मैथमेटिकली उसको अगर मुझे प्रॉपर एक्सप्रेशन में लिखना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ यूज करते हैं, ओके। एनीवे कूलम्स लॉ का यहाँ पे उन्होंने, ओके, स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है, ओके। हम लोग बोलते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। ये हम लोगों को पता है, ओके। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ओके। ये पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। तो वी से इफ देयर आर टू चार्जेस, ओके, 2 पॉइंट चार्जेस है, एक Q1 है दूसरा Q2 है। अब ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ओके। यानी Q1 पॉजिटिव हो सकता है, Q2 नेगेटिव हो सकता है, ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं,
ओके, या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, कि इनके बीच में आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा। लाइक चार्जेस रहे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा, अनलाइक चार्जेस रहे, ओके, तो क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। एनीवे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि लेट अस से बोथ द चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन रहने वाला है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ओके, एज्यूमिंग कि जो दोनों चार्जेस हैं इट इज केप्ट इन फ्री स्पेस, ओके, या फिर एयर में रखा हुआ है, ओके। और अगर मैं प्रॉपर कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट में जाता हूं तो मैं बोलूंगा force of attraction or repulsion between any two charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them, okay। और ये बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम लोग हमेशा क्या है, पॉइंट चार्जेस एज्यूम करते हैं, ठीक है। यस, फिलहाल हम लोग बोलेंगे कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन मैंने निकाल दिया और वहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डाल दिया तो वो हमें क्या मिलेगा, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। यस, इन जनरल, ओके, चाहिए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओके, एफ फॉर अ गिवन मीडियम, यानी अभी ये जो एप्सिलॉन नॉट मैंने कंसीडर किया है वो वैक्यूम के लिए कंसीडर किया है, ओके। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था। लेकिन अगर वैक्यूम के जगह पे या एयर के जगह पे कोई दूसरा मीडियम है, ओके, तो मैं बोलता हूँ दूसरा मीडियम यानी क्या, लेट अस से कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ओके, यानी एक तरह से नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, ओके। तो एयर के जगह पे हाइड्रोजन गैस है, ओके, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि एयर के जगह पे, ओके, वुड है, ओके, या सिरेमिक है, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा, ओके, एफ यानी जो फोर्स दैट विल बी एक्सपीरियंस्ड इन अ गिवन मीडियम दैट विल बी रिटन एज एफ MED, ओके, इट इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। और अगर वैक्यूम की बात आती है तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, एफ VAC वो आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। चाहिए तो ऊपर भी मैं यहाँ पे वैक्यूम डाल देता हूँ, यानी आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। एनीवे, बोलने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे एफ मीडियम अपॉन एफ वैक्यूम निकालूं, ओके, तो ये दोनों RHS को भी हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। उसमें जो कॉमन टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बाकी रहेगा, ओके, 1/एप्सिलॉन अपॉन 1/एप्सिलॉन नॉट विच इज नथिंग बट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ओके। अब हम लोग बोलेंगे अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया LHS और RHS का तो हमें क्या मिलेगा, एफ वैक्यूम अपॉन एफ फॉर गिवन मीडियम इज नथिंग बट इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। यानी मैंने एक तरह से इन्वर्टेंडो का प्रॉपर्टी यूज किया यहाँ पे, ठीक है। यस, तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा, ओके, कि आपका एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, ओके, इज नथिंग बट इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो रेशियो ऑफ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम लोग बोलते हैं के, एंड दिस के इज कॉल्ड एज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके, ये आपको ध्यान में रखना, ओके। तो डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, ओके, के का वैल्यू क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है, ओके। वैक्यूम के लिए के का वैल्यू होता है 1, वैक्यूम एंड एयर के लिए, ठीक है। यस, तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा, और ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे कंडक्टिंग मीडियम की बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक। यस, हम लोग नॉन कंडक्टिंग मीडियम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और वहां पे के का जो वैल्यू रहता है, तो मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम या फिर हम लोग बोलेंगे इन ऑलमोस्ट ऑल केस, के इज आइदर इक्वल टू और इट इज ग्रेटर देन 1, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ, a is greater than or equal to 1, ये क्लियर है। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा f in vacuum will be equal to k times f in given medium, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, इसका एक छोटा रिवीजन देख लिया अभी हम लोगों ने। एनीवे, यहाँ पे वही दिया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है वैसा ही है, ओके। नाउ इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। यस, तो जैसे हम लोग बोले कि के, और के को उन्होंने एक और टर्म यूज किया हुआ है यहाँ पे, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज व्हाट, ओके, एप्सिलॉन आर इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। द रेशियो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम।
सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जहाँ पे आपको शायद कंफ्यूजन हो जाए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या है और हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ठीक है। यस, एनीवे आपको बस यही ध्यान में रखना है कि के या फिर एप्सिलॉन आर ये वन एंड द सेम थिंग है, ओके। इट इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और it is the ratio of the force experienced in the vacuum upon force experienced in the medium, okay, between the two charges, okay। Anyway, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। एप्सिलॉन आर इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दैट ऑफ फ्री स्पेस, ओके। एप्सिलॉन आर is also the ratio of what force between 2 points charge placed in a certain distance apart in free space or vacuum to the force between the same 2 point charges when placed at the same distance in the given medium, okay। इसको हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। ये सब पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लेने हैं, ओके। ये आपको आगे हेल्प करेंगे, ओके। एनीवे, एप्सिलॉन आर इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ओके। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यस, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है, ओके। द फोर्स बिटवीन 2 point charges q1 and q2 at distance r in a medium of relative permittivity epsilon r is given by 1/4 pi एप्सिलॉन की जगह पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ओके। एप्सिलॉन को क्या सब्स्टिट्यूट किया उन्होंने, एकदम सिंपल है, हम लोग बोलते हैं कि फॉर अ गिवन मीडियम, ओके, एप्सिलॉन की जगह पे जैसे अभी हम लोगों ने देखा है कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट एप्सिलॉन आर, या फिर इसको हम लोग के बोलते हैं, ओके। वी कैन से एप्सिलॉन इज नथिंग बट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन आर, ठीक है। वही उन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। नाउ फॉर वाटर एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना है, इट इज 80। तो ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिलेगा, ओके, यू विल गेट एफ फॉर वैक्यूम अपॉन एफ फॉर वाटर इज नथिंग बट इक्वल टू एप्सिलॉन आर विच इज इक्वल टू व्हाट 80। अब ये डेफिनेशन कहाँ से आया है, तो ये जो ऊपर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ओके, दिस कंप्लीट थिंग, ओके। तो एप्सिलॉन आर इज नथिंग बट इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। तो वही उन्होंने किया हुआ है यहाँ पे, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, लेकिन मीडियम कौन सा है, अभी वाटर है, ओके। यस, अब ये जो वाटर है तो हम लोग प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, ओके। यस, प्योर वाटर इज व्हाट, इट इज नॉन कंडक्टिंग मीडियम, ओके। तो इसका भी रेशियो क्या रहेगा, ओके, हम लोग बोलेंगे दैट इज इक्वल टू व्हाट एप्सिलॉन आर विच इज इक्वल टू 80, ओके। So F water is equal to what, F vacuum upon 80. This means that when the 2 point charges are placed some distance apart in water, the force between them is reduced to 1/80 value, या हम लोग बोलेंगे it is reduced by 80 times, okay, yes, of the force between the same two charges placed at the same distance in vacuum, okay। यानी हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्टली वैक्यूम में अगर दो चार्जेस रखे हुए, ओके, यस, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, कंसिडरेबली हाई रहेगा, ओके, काफी हाई रहेगा। और वही दो चार्जेस अगर मैं सेम डिस्टेंस पे, ओके, सपोज पानी में प्लेस करता हूँ, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे ऑलमोस्ट 80 टाइम्स जो फोर्स का वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, लेट अस से अगर वैक्यूम में जो दो चार्जेस है उनके बीच में फोर्स अगर 80 न्यूटन है, तो सेम दो चार्जेस के बीच में, ओके, पानी के अंदर फोर्स कितना रहेगा, इट विल बी 80 divided by 80, that is going to be 1 Newton. I hope आपको ये समझ में आया, okay? Thus a material medium reduces the force between the charges by a factor of epsilon naught. Its relative permittivity. ये क्लियर है आपको, ओके। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये क्या करना है आप लोगों ने अच्छे से नोट करके रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ओके, दैट इज डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम कूलम्स लॉ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, द फोर्स बिटवीन 2 point charges q1 and q2, okay, separated by distance in free space is written by using equation, okay। अब हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस यानी क्या, वैक्यूम। तो अगर वैक्यूम में तो हम लोग बोलते हैं F इज इक्वल टू वॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। मुझे सिर्फ आपको यहाँ पे एक बात बतानी है कि जब हम लोग कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं F इज इक्वल टू वॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम लोग बोलते हैं दोनों जो चार्जेस है इफ दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, तो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इसमें ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू है दैट इज 9 × 10⁹, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब
आप बोलोगे सर इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कैसे निकाला है, तो हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है इट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, यस। और उसका जो यूनिट है दैट इज, इसका जो यूनिट रहने वाला है उसका रेसिप्रोकल आएगा, ओके, यस। अब वो कैसे है वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने इतना ध्यान में रखना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, इट इज 9 इंटू 10⁻9, और इसका जो यूनिट है तो वो कैसे निकाला है हम लोगों ने, तो अगर मैं यही इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं तो मुझे मिलता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इट इज इक्वल टू व्हाट, एफ वैक्यूम इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ओके। मैं बोलूंगा जो फोर्स का यूनिट है इट इज व्हाट, न्यूटन, आर स्क्वायर उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, एंड Q1 इंटू Q2 उसका यूनिट हो जाएगा कूलम इंटू कूलम, दैट इज गोइंग टू बी कूलम स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज 1 कूलम, अगर मुझे ये डिफाइन करना है, ओके, या फिर मुझे अगर ये बताना है कि अगर व्हाट एग्जैक्टली या व्हेन इज चार्ज सेड टू बी 1 कूलम, ओके, तो ये कैसे डिफाइन करेंगे। तो इमेजिन करते हैं, हम लोग बोलते हैं लेट Q1 बी इक्वल टू Q2 बी इक्वल टू +1 कूलम, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, दोनों जो है उनके बीच में क्या रहेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है, +1 कूलम है, यानी दोनों पॉजिटिव चार्ज है। या फिर इन जनरल अगर मैंने सिर्फ ऐसा बोला Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम, इसमें ऐसा हो सकता है कि Q1 1 कूलम है, Q2 -1 कूलम है, या Q1 Q2 दोनों +1 कूलम है, या Q1 Q2 दोनों हम लोग बोलेंगे -1 कूलम है। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि दोनों के बीच में क्या रहेगा, देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। लेकिन इसमें एक और कंडीशन डाल देता हूं कि जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, 1 मीटर। ये हमारे दो चार्जेस हैं, ओके, दिस इज योर Q1, दिस इज व्हाट योर Q2, ओके। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने कितना रखा हुआ है, 1 मीटर। दोनों का वैल्यू कितना है, 1 कूलम, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर हम लोग कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके, गिवन दैट बोथ आर प्लेस्ड इन व्हाट, वैक्यूम, ओके, दोनों जो चार्जेस है उसको हम लोगों ने वैक्यूम या एयर में रखा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे एफ वैक्यूम इज नथिंग बट इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 का वैल्यू डाल देते हैं, दैट विल बी 1 इंटू 1, डिपेंड आप दोनों को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो या फिर दोनों नेगेटिव, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ओके, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, ओके, क्योंकि आर का वैल्यू भी क्या है, इट इज 1। तो ऐसे इसमें हम लोग बोलेंगे जो एफ वैक्यूम का वैल्यू रहेगा दैट विल बी 1/4 एप्सिलॉन, ओके, बाकी पूरा तो क्या है 1 हो गया, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, और इसका जो यूनिट आएगा वो क्या रहेगा, इट विल बी, ओके, न्यूटन। ये क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग बोलना क्या चाहते हैं यहाँ पे, ओके, कि 1 कूलम चार्ज कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ओके, यस। हम लोग ऐसे बोलेंगे इफ टू इक्वल चार्जेस, ओके, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, इफ टू इक्वल चार्जेस, ओके, आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस और एयर at a distance of 1 meter, okay, yes, and if they experience a force of attraction or repulsion, okay, whose value is 9 into 10⁻⁹ Newton, okay, then the value of the each charge, okay, is said to be what, 1 coulomb। तो इसलिए मैंने जब स्टार्ट किया डेफिनेशन मैंने क्या बोला, ओके, इफ टू इक्वल चार्जेस, ओके, यानी Q1 एंड Q2 दोनों क्या है, इक्वल है, ओके। तो ऐसे दो इक्वल चार्जेस अगर मैं 1 मीटर डिस्टेंस पे रखता हूँ इन फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर, ओके, यस, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर वो जो दोनों चार्जेस हैं उनके ऊपर, ओके, दे आर एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इट इज 1 कूलम। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके, वही आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। 1 coulomb is the amount of charge which, when placed at a distance of 1 meter from another charge of same magnitude in vacuum, okay, experiences a force of 9 into 10⁻⁹ Newton, okay, यहाँ तक क्लियर है। तो चाहिए तो आप ये क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है, यस। एनीवे हम लोग बोलेंगे दिस फोर्स इज अ ट्रिमेंडसली लार्ज फोर्स realizable in practical situation. It is therefore necessary to express the charge in smaller units for practical purpose. Subunits of coulomb are used in electrostatics. For example, microcoulomb, which is 10⁻⁻6 coulomb, or nanocoulomb, which is
10⁻⁹ कूलम और पिको कूलम विच इज 10⁻12 ओके कूलम। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ये क्या है, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब ये आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। पहली बात तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि दो चार्जेस है Q1 and Q2, both are like charges. Okay, अब बोथ आर लाइक चार्जेस है, दोनों एक तो पॉजिटिव है या दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या रहेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा। ठीक है, ये क्लियर है? तो अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ओके, तो मैं बोलूंगा कि Q1 पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, और Q2 पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको ऐसे दिखाएंगे। अब ये जो फोर्स है इसको मैं बोलूंगा F12 या वेक्टर F12, और इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट हो रहा है दैट विल बी व्हाट, F21। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो दोनों फोर्सेस है ये एक्चुअली क्या है, इक्वल है। ओके, इक्वल इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, और हम लोग इसको म्यूचुअल फोर्स भी बोलते हैं। कैसे है तो वो आगे देखेंगे। हम लोग बोलते हैं Q1 एंड Q2 के बीच में का जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, R। ओके, लेकिन अगर मैं सपोज पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में बात करता हूँ, यानी अगर मैं 1 से लेके 2 तक जाता हूँ, ओके, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग विल रिप्रेजेंट इट एज वेक्टर R12। अगर हम लोग 1 से लेके 2 तक जा रहे हैं, अगर 2 से लेके 1 तक आ रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एज R21। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर F12 एंड F21 इसका मतलब क्या है, तो यहां पे अगर आप देखोगे चार्ज Q1 है, F12 का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1, ओके, बिकॉज ऑफ व्हाट, ओके, चार्ज सेकंड। या फिर हम लोग बोलेंगे द फोर्स दैट इज एक्टिंग, ओके, ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज Q2। ओके, वापस रिपीट कर रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं, F12 is force acting on charge Q1 due to presence of charge Q2। ये आपको आ रहा है समझ में? एंड सिमिलरली मैं बोलूंगा F21 जो रहेगा दैट विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज Q1। ये क्लियर है आप लोगों को? जब मैं R12 की बात करता हूं, ओके, इनको मैं वेक्टर साइन लगा देता हूं, R12 की जब मैं बात करता हूं तो आप इसको ओके एज ए डिस्प्लेसमेंट भी कंसिडर कर सकते हो, ओके, या पोजीशन वेक्टर्स भी कंसिडर कर सकते हो। जब हम लोग 1 से 2 जाएंगे, ओके, फ्रॉम 1 to 2 वी कंसिडर इट एज व्हाट, वेक्टर R12। जब 2 से 1 जाएंगे विल कंसिडर इट एज वेक्टर R21। ये क्लियर है? और इसमें एक बात है, हम लोग बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ R21 is actually equal to what, magnitude of R12, एंड दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज इक्वल टू स्मॉल आर। ओके, यस, तो अगर मैं सबसे पहले कूलम्स लॉ अप्लाई करता हूं तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग कोई मीडियम स्पेसिफिक नहीं जा रहे कि उसको वैक्यूम में रखा हुआ है, ओके, या एयर में रखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे एप्सिलॉन यूज कर रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर है? अब ऐसे केस में मैं बोलूंगा ओके, जो F12 है उसका जो मैग्नीट्यूड है और जो F21 का मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, विच इज इक्वल टू व्हाट, F, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम लोग किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सिंपली ऑन F12। तो आप बोलोगे सर वेक्टर F12 कैसे लिखेंगे? ओके, तो हम लोग बोलते हैं एक वेक्टर जो है ना, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो जब मैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखूंगा तो मैं बोलूंगा इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन आप बोलोगे सर F12 है ना, F12 यानी क्या है बेसिकली, तो हम लोग बोलेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन व्हाट, ओके, चार्ज 1 बाय व्हाट, चार्ज सेकंड, या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, चार्ज Q2, बराबर है? ओके, तो बेसिकली ओके हम लोग क्या बोल रहे हैं
कि अगर यहाँ पे F12 है, ओके, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओके, कि Q1 से लेके Q2, ओके, जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो क्या रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग R12 लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। क्यों? हम लोग बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ R21 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ R12, ओके, इज इक्वल टू R। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, R21 इज इक्वल टू वॉट, R12 इज इक्वल टू R, ओके, यस। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके ऊपर है। आपने यहाँ पे R12 के जगह पे R21 लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ओके। लेकिन अभी मेन जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा था, दैट वाज अबाउट द डायरेक्शन, ओके। तो जो फोर्स एक्टिंग ऑन वन है, ओके, ड्यू टू चार्ज Q2, वो कौन से डायरेक्शन में है? तो इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, बराबर है। और वो अगर टुवर्ड्स लेफ्ट है, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, और कौन सा वेक्टर है जो टुवर्ड्स लेफ्ट है? तो आपको ये दिख रहा है, एक जो वेक्टर हम लोगों ने लिखा है R21, ओके। R21 का डायरेक्शन कैसा है? इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, ओके। ये हम लोगों ने इस तरह से बनाया हुआ है, ओके। तो अगर मुझे डायरेक्शन बताना है, ओके, तो डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए मैं पूरा वेक्टर तो नहीं ले सकता हूँ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, विल कंसिडर अ यूनिट वेक्टर, ओके, अलोंग व्हाट, R21। तो इस तरह से आपका F12 फोर्स पूरी तरह क्या हो जाता है, डिस्क्राइब हो जाता है। यानी ये हुआ उसका मैग्नीट्यूड और ये हुआ उसका डायरेक्शन। आप बोलोगे सर यहाँ पे R21 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, यस। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, F21 को डिस्क्राइब करेंगे। तो F21 क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, Q1 Q2 अपॉन, आप बोलोगे सर R12 स्क्वायर लिख सकते हैं, मैं बोलूंगा R12 स्क्वायर लिखना है, आप वो भी लिख सकते हो, ओके। लेकिन यहाँ पे F21 है तो मैं चलो ऐसे लिख देता हूँ, R21 स्क्वायर। यानी सेकंड एंड फर्स्ट के बीच में अभी क्या डिस्टेंस है, क्योंकि अभी ये कौन सा देख रहे हैं हम लोग, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2, ये आपको आ रहा है समझ में। इनटू हम लोग बोलेंगे F21 का डायरेक्शन कैसा है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एक वेक्टर बनाया हुआ है हम लोगों ने R12, ओके। R12 कैसे है, तो हम लोग बोल रहे हैं इट इज फ्रॉम 1 to 2, ओके। तो F21 का डायरेक्शन देने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि R12 के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, विच इज गोइंग टू बी R12 कैप, ओके। इस तरह से हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में F12 एंड F21 दोनों को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और सिंपल बात है, ओके, कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि R21 जो है, वेक्टर R21 कैप, ओके, वेक्टर R21 नहीं बोलना चाहिए, ओके, R21 कैप, द यूनिट वेक्टर R21 कैप, ओके, इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू व्हाट, यूनिट वेक्टर R12। तो क्या हम लोग उसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ओके। सो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक, ओके, वी कैन प्रूव दैट F12 या वेक्टर F12 इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस F21। यानी ये दोनों क्या है, अपोजिट वेक्टर्स है। अपोजिट वेक्टर्स यानी क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, हम लोग बोलेंगे अपोजिट है। तो आप बोलोगे सर ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं दोनों सेम पॉइंट पे एक्ट नहीं हो रहा है। ये आपको आ रहा है समझ में। और हम लोग बोलते हैं कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो होगा, ओके, वो म्यूचुअल फोर्स है, ओके। जैसे हम लोगों ने, ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा था, जो दो मासेस है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो कैसा रहता है, इट इज अ म्यूचुअल फोर्स। इसका मतलब ऐसा नहीं कि दो अलग अलग फोर्सेज एक साथ एक्ट हो रहे हैं, ओके, यस। हम लोग बोलते हैं कि जो पर्टिकुलर, या अगर हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही ये केस ले लेते हैं Q1 एंड Q2 का, ओके, तो मैं बोल रहा हूँ Q1 एंड Q2 के बीच में क्या है, रिपल्शन है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओके, Q1 जो है, ओके, उसको फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, Q2, यानी Q2 उसको धक्का दे रहा है, ऐसा समझ लो, ओके। लेकिन हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं उसका इक्विवेलेंट क्या है, Q1 उसको क्या दे रहा है, धक्का दे रहा है, एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, F21। तो हम लोग बोल रहे हैं दिस इज व्हाट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फोर्स, जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशन में सीखा हुआ है, ठीक है, यस। तो आपके टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं, यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, F21 वेक्टर F21 इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस F12, ओके। अब आपको बस ये ध्यान में रखना है, द टू चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ओके, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दीज two forces form an action reaction pair. As F21 and F12 act along line joining the two charges, the electrostatic force is a central force, ठीक है। मैं आपको ये बोलूंगा कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि both the forces they obey inverse square law, both are central forces, okay, they act along the line joining the two objects, okay। इसको हम लोग म्यूचुअल फोर्स भी बोल सकते हैं, ओके। डिफरेंसेस क्या है दोनों में, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव,
while electrostatic force between two charges can be either attractive or repulsive depending on the nature of the charges. Gravitational force is about 36 orders of magnitude weaker than that of electrostatic force. Okay, इन्हें जब order of magnitude की बात आती है, okay, जैसे हम लोग बोलते हैं कि दोनों के अगर मैं 10 to the power को कंपेयर करूंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ऑर्डर है वो 36 टाइम्स क्या है, वीकर है. यानी आप ऐसे बोल सकते हो 10⁻⁻36 का एक फैक्टर रहेगा, ओके, बिटवीन वॉट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, यस, इन एग्जैक्टली नहीं, लेकिन हम लोग इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं. ओके, यस, तो हम लोग बोलते हैं कि कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन वो क्या है, इट इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर. ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो ये वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको बोला था सिस्टम ऑफ चार्जेस. अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, दो ही चार्जेस है या सिंगल चार्ज है. ओके, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ देयर आर 2 और मोर चार्जेस, ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा. तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे Q1 है, इसके पास Q2, Q3, Q4 एंड Q5. ओके, ऐसे 5 चार्जेस क्या है, ओके, हम लोग बोल रहे हैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, अब हम लोग बोलेंगे कि बेसिकली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई थिंक ये सब लाइक चार्जेस ही दिए हुए. ओके, कंसिडर अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3. ओके, at points A1, A2, A3 as shown in the figure. The force exerted on charge Q1 by Q2 is F12. The value of F12 is calculated by ignoring the presence of other charges. We find F13, F14, etc. at one time. ठीक है, yes. एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसको हम लोग क्लियर कर देंगे. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. मैं बोल रहा हूँ कि लेट अस से एक चार्ज है Q1, ओके, और उसके पास कुछ चार्जेस है, लेट अस से Q2, Q3, Q4. ठीक है, चलो फिलहाल ये 3 एक्स्ट्रा चार्जेस कंसिडर कर लेते हैं और हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि सबके सब जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. तो मैं बोलूंगा Q1 एंड Q2 के बीच में कौन सा रहेगा, इट विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन. यानी Q2 Q1 को क्या देगा, धक्का देगा. लेट अस से Q1 को वो धक्का दे रहा है ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में. ठीक है, यस. तो हम लोग बोलेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 Q2 उसको कैसे बोलेंगे हम लोग, इट विल बी F12. फोर्स एक्टिंग ऑन विच चार्ज वो आपने पहले लिखना है. ओके, बाय व्हाट या बाय हुम तो वो आपने सेकंड लिखना है. ओके, सिमिलरली मैं बोलूंगा अगर मैं Q3 एंड Q1 के बीच में फोर्स देखूंगा तो हम लोग उसका सबसे पहले उसको कनेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस. तो वो फोर्स कुछ इस तरह से रहेगा. डायग्राम इतने भी मेरे एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा है. तो ये जो फोर्स है इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस विल बी F13. ठीक है, यस. और यहाँ पे जो फोर्स रहेगा, ये लाइन को कनेक्ट कर देता हूं मैं, तो यहाँ पे भी एक फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा. दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी व्हाट, F14. ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये 4 to 1 है. ओके, इसको आप R41 भी बोल सकते हो या R14 भी बोल सकते हो, इसको R13 या R31 भी बोल सकते हो, और इसको चाहिए तो आप R12 भी बोल सकते हो. फ्रॉम 1 to 2 वो जो डिस्टेंस है. अभी आप बोलोगे सर वेक्टर फॉर्म में रहा तो क्या, तो वेक्टर फॉर्म में आप लोगों को ये डिसाइड करना है, ओके, कि आप कैसे स्पेसिफाई कर रहे हो. सपोज आप Q2 से Q1 की तरफ जा रहे हो तो आप क्या लिखोगे, वेक्टर R21, और वेक्टर R21 का डायरेक्शन एंड F12 का डायरेक्शन क्या रहने वाला है, सेम रहेगा. अगर मैं R21 की बात करता हूं तो ये आपका R21 रहेगा लाइक दिस. ओके, यस, चाहिए तो एक अलग कलर यूज कर लेते हैं हम लोग. ओके, दिस विल बी योर वेक्टर R21. क्लियर है. ओके, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो नेट फोर्स एक्ट होगा वो कैसे होगा. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, ओके, हम लोग यहाँ पे देख लेंगे. द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग द रिजल्टेंट फोर्स on a particular charge is given by the vector sum of the forces exerted by the individual charge. ओके, इसका मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ कि Q1 के ऊपर Q2 भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, Q3 भी एक्सर्ट कर रहा है, Q4 भी एक्सर्ट कर रहा है. Q1 के ऊपर Q2 फोर्स इस तरह से एक्सर्ट करेगा, ओके, जैसे Q3 एंड Q4 है ही नहीं. फिर हम लोग बोलेंगे Q3 भी इस तरह से फोर्स एक्सर्ट करेगा जैसे Q2 एंड Q4 है ही नहीं. यानी जो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा वो इंडिपेंडेंटली करने वाला है. ओके, और बाकी जो चार्जेस है, ओके, उसका इफेक्ट हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले. ओके, यस. जब मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि Q1 के ऊपर Q4 कितना फोर्स एक्सर्ट करने वाला है,
तो वो टाइम पे बाकी में जो चार्जेस है ओके उसको अकाउंट नहीं करूंगा। तो मैं इंडिविजुअली क्या करूंगा, हर एक फोर्स का मैं वैल्यू निकालूंगा। लेट अस से F13, तो F13 क्या रहेगा, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओके यस, लेट अस से एप्सिलॉन क्या है, तो इट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो भी मीडियम में हमने ये रखा है। ओके F13 चलो ठीक है वो पहले निकल लेते हैं। तो इट विल बी Q1 Q3 अपॉन, आप ऐसे बोल सकते हो R13 लिख दो, R13 R31 आपका चॉइस। ओके लेकिन डायरेक्शन जब लिखेंगे तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो फोर्स है ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है। अगर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो हम लोग बोलेंगे 3 से लेके 1 तक अगर मैं कोई वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ओके यस, तो आपका वो वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस विल बी वेक्टर R31। ओके तो उसके अलॉन्ग ही आपको एक यूनिट वेक्टर लेना है। ओके यस, R31 कैप, तो वो हमें क्या देगा, यहाँ पे डायरेक्शन देगा। ये आपको आ रहा है समझ में। सिमिलरली मैं बोलूंगा जो आपका F12 रहेगा, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12, और यहाँ पे क्या रहेगा R21 कैप। ठीक है, F14 क्या रहेगा, वेक्टर F14 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q4 अपॉन R14 इंटू R41 कैप। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये जो Q2 Q3 Q4 है, ओके तो इनका आपस में रिपल्शन नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं कि Q1 के ऊपर नेट चार्ज, सॉरी Q1 के ऊपर नेट फोर्स क्या एक्ट हो रहा है। ओके यस, सो वी आर डिस्कसिंग कि ये पॉइंट पे या फिर जो चार्ज Q1 है, ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज योर चार्ज Q1। ओके वो कट कर देते हैं हम लोग। ओके तो Q1 के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है वो हमें देखना है। मैं बोलूंगा जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वेक्टर सम ऑफ the forces exerted by all the charges individually। ये आपको आ रहा है समझ में, एंड दैट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। ओके अच्छा, इसमें से उन्होंने कॉमन वही निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओके ये कॉमन आ जाएगा, बाकी पूरे टर्म्स क्या रहेंगे एज इट इज रहेंगे। ठीक है, ये आपने एक बार देख लेना है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहेगा तो आपने क्या करना है मुझे ग्रुप पे पूछना है। ठीक है यस, एनीवे ये आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 60 to 70% जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ले लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज नथिंग बट ओके द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, तो वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बाद ओके we'll also see the concept of okay यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ओके दैट विल बी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ओके तो ये जो कुछ कंसेप्ट्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द मेन टॉपिक ऑफ आवर 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके और आज जो भी मैंने सिखाया अगर उसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आपने क्या करना है ग्रुप पे पूछना है। ठीक है, आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, तो सपोज अगर मैंने ग्रुप पे रिस्पॉन्ड नहीं किया ओके तो आप मुझे पर्सनली भी क्या कर सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, यस, विल स्टॉप फॉर टुडे। ओके।